हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे योजना जो कि हमारी मार्च मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। कल आपकी फर्स्ट पार्ट आ चुकी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देख लें। ये सेकंड पार्ट है जिसमें कि हम लोग रेस्ट ऑफ द आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आर्टिकल जहाँ से छोड़े थे, जो कि है अनेबलिंग द सोशल सेक्टर। तो सोशल सेक्टर के लिए देखेंगे कि इस बार बजट में क्या बातें रखी गई हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यूनियन बजट में आप देखो कि हेल्थ और वेलबींग एक्सपेंडिचर कितना किया जाएगा। देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके जो है यहाँ पे सरकार हमारी जो हेल्थ और वेलबींग के लिए जो खर्चे हैं वो बढ़ाते जा रहे हैं। 2019-20 में ये 86,000 करोड़ था। 2020-21 में आप देखो यहाँ पे 94,000 करोड़ है, और यही चीज़ आपका बढ़ के जो है 2021 से 22 के लिए ये 2.5 लाख या फिर आप 1.25 लाख तक के करोड़ के हिसाब से आप देख सकते हो। तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है हमारे यहाँ। और साथ ही आप समझ सकते हो कि अभी कोविड-19 पैंडेमिक का टाइम था, तो इसी के बाद ये समझ में आया। तो सरकार एक्सपेंडिचर बढ़ा ही रही है। तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा यही कहा गया था कि उनके 6 पिलर्स हैं। तो 6 पिलर्स में से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पिलर उनके द्वारा कहा गया है वो हेल्थ एंड वेलबिंग है, जिसमें एलोकेशन सबसे ज़्यादा इस बार किया गया है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो एक पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना है। इसके बारे में भी देख लीजिए। एक बार ऑलरेडी स्टार्टिंग में कल मैं इसके बारे में बताई थी, लेकिन यहाँ पे भी आपका आउटले दिया हुआ। तो इसमें भी देख लीजिए, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सबसे पहले तो आपको यही समझना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इट मीन्स कि सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है। और यहाँ पे जो फंड का डिवोल्यूशन होगा, फंड जो यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी। और आउटले जो रखा गया है वो 6 ईयर्स के लिए रखा गया है। इसमें 64,000 करोड़ का यहाँ पे आपका एलोकेशन है। ठीक है, मेन इंटरवेंशन क्या होगा कि यहाँ पे 17,788 जो ग्रामीण क्षेत्र के हेल्थ वेलनेस सेंटर है और 11,000 यहाँ पे जो अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उनको सपोर्ट किया जाएगा। एक इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनाई जाएगी सारे डिस्ट्रिक्ट में, और 3,382 ब्लॉक हेल्थ यूनिट जो है वो 11 स्टेट में देखने को मिलेगा। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक भी बनाए जाएंगे, वो भी 602 डिस्ट्रिक्ट में और 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर होंगे, 2 मोबाइल हॉस्पिटल होंगे। अब मोबाइल हॉस्पिटल कहने का मतलब है कि जो जैसे आप देखते हो ना कि एक वैन होती है जिसमें आपका चलता फिरता हॉस्पिटल रहेगा, वो वैन आपके घूमते रहेंगे और उसमें आपका वेरियस टाइप की जो है ना मेडिकेशंस भी होंगे। आप लोग को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, वो हॉस्पिटल आप तक पहुँचेगा। तो ऐसा यहाँ पे 2 मोबाइल हॉस्पिटल भी होंगे। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ एक रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म होगा WHO, और एक रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म होगा WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन में। 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरी होंगे एंड 4 नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी। तो जहाँ पे आपके वायरस के ऊपर रिसर्च होता है, वैक्सीन डेवलप किया जाता है, तो उस तरीके के इंस्टीट्यूट भी बनाए जाएंगे। तो इतना जो है एक आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा प्रोग्राम है हमारे हेल्थ सेक्टर में। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि हॉलिस्टिक अप्रोच लेकर चला जाएगा हेल्थ केयर को लेकर। बजट में आप लोग देख रहे हो जिस तरीके से एलोकेशन किया गया है, उसके साथ साथ आप देखो कि आज के डेट में जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है ना, वो मेड इन इंडिया वो सिर्फ 5 स्टेट में ही है। तो इसको भी रोल्ड आउट करना है पूरे कंट्री में। साथ ही इससे क्या होगा कि हमारा मोर देन जो 15,000 चाइल्ड डेथ एनुअली होता है ना, वो कहीं ना कहीं रुक पाएगा। न्यूमोकोकल वैक्सीन आप लोग समझते हो कि उस तरीके की वैक्सीन होती है जो कि बच्चों को दिया जाता है, स्पेशली जिनको निमोनिया हुआ है। जो बच्चे निमोनिया से बहुत ज़्यादा डेथ होते हैं हमारे कंट्री में, तो उनको यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हो कि जो निमोकोकल वैक्सीन है वो अब यहाँ पे और भी पूरे कंट्रीज़ में ये अवेलेबल होनी चाहिए, मेड इन इंडिया, जो कि वैक्सीन बहुत ही ज़्यादा सस्ते होंगे। वैक्सीन देखते हो आप जो कि बाहर बनाए जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो पुअर पीपल्स है जिनके बच्चे होते हैं तो वो यहाँ पे अवेल नहीं कर पाते इस तरीके की फैसिलिटी, तो उनको यहाँ पे इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए सरकार की तरफ से ये योजना है। तो काफ़ी अच्छी है। आप लोग को ये सारे पॉइंट्स याद रखने होंगे जिससे कि आप बेटर तरीके से एग्जाम में परफॉर्म कर सको अगर कुछ पूछा जाए तो। चलिए नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे आप लोग देखो कि बजट 2021 में स्किलिंग इंडिया भी रखा गया है, जो कि ब्राइट फ्यूचर के लिए। तो स्किलिंग इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या है यहाँ पे, तो सबसे पहले अप्रेंटिसशिप एक्ट है जो कि अमेंड किया जाएगा, और इसमें आपका जो अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी है वो यूथ के लिए यहाँ पे और बढ़ाया जाएगा। साथ ही आज के डेट में जो नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम है, इसमें आउटले 3,000 करोड़ है, वो भी पोस्ट एजुकेशन अप्रेंटिसशिप है, जिसमें कि जो ग्रेजुएट होंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और जो डिप्लोमा होल्डर भी है इंजीनियरिंग में उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही पार्टनरशिप भी किया जाएगा, जैसे कि क्या इंडिया यहाँ पर UAE और जापान के साथ करते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ के जितने भी यूथ हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, स्किलिंग दी जाती है। फाइन, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। साथ ही आयुष मिनिस्ट्री भी है हमारे यहाँ पे, जो कि हॉलिस्टिक तरीके से एक हेल्थ को लेकर चलेंगे, हॉलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट हो पाएगा।
और इसके अलावा अगर हम लोग एजुकेशन में देखें तो कैपिटल जो यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल है वो एक दूसरे पिलर होते हैं हमारे कंट्री के लिए, तो इसको भी बजट में एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर रखा गया। 2021 से 2022 एजुकेशन सेक्टर में आप देखो कि 93,000 करोड़ तक का यहाँ पे बूस्ट किया जा रहा है, इतने एलोकेशंस हुए हैं। और साथ ही आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मिला जुला कर सब जगह होता है एजुकेशन में, जैसे कि आपके हायर एजुकेशन हो गया, एलिमेंट्री एजुकेशन हो गई, तो उसमें पूरी तरीके से एलोकेशन होता है, तो ये इतना आपको समझने की और जानने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही बजट में आप देखो कि एनजीओ के साथ पार्टनरशिप करने की बात की गई है। बहुत सारे एनजीओ जो होते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छा काम करते हैं, तो उनके साथ कोलैब करने की बात की जा रही है। प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैब करने की बात की जा रही है और इसके थ्रू डिफरेंट स्कूल में 100 डिफरेंट स्टेट में 100 सैनिक स्कूल्स को ओपन किया जाएगा। साथ ही ट्राइबल एरिया के लिए अलग से एकलव्य मॉडल जो लाया गया था, यानी कि ट्राइबल एरियाज आप लोग जानते हो कि वो लोग जंगल वंगल में रहते हैं, आइसोलेट रहते हैं, तो उनके लिए वहीं पे ऐसा स्कूल बनाया जा रहा है जो कि रेसिडेंशियल इन नेचर होगा, जहाँ पे बच्चे रह पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे, जैसे गुरुकुल वगैरह होता है। तो 750 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स जो है उसको भी सेटअप किया जाएगा और इसके लिए टोटल एलोकेशन है 38 करोड़ रुपीज़। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो स्कीम्स जैसे कि नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर है, साथ ही निष्ठा भी लाया गया था जिसमें कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स है हॉलिस्टिक अचीवमेंट एडवांसमेंट के लिए, तो इसको भी और ज़्यादा गेयर अप किया जाएगा, जिससे कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसमें बात किया जाता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एजुकेशन का, तो इसको पूरा किया जाएगा इसके तहत। साथ ही साथ ये स्कीम याद रखना है जो कि एजुकेशन सेक्टर्स में इसको इस्तेमाल किया जाएगा। और साथ ही साथ न्यूट्रिशन एंड क्लीन वाटर सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है उसको स्ट्रेंथन की जाएगी, जो मिशन पोषण 2.0 है इसको भी हमने स्टार्टिंग में देखा, तो इसको भी रखा गया है। साथ ही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो कि 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उस पर भी खास ख्याल रखा जाएगा। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन जो कि अर्बन एरिया में, तो इसको भी लॉन्च किया गया है जिससे कि यूनिवर्सल जो वाटर सप्लाई है वो यहाँ पे 4,378 अर्बन लोकल बॉडीज़ में किया जाएगा और साथ ही साथ इसमें आपका इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये इस स्कीम को 5 ईयर्स के लिए, तो ये भी ध्यान रखना है। साथ ही अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो काफ़ी ज़्यादा फोकस करने की बात की जा रही है और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, डेवलप करने के लिए इसके लिए है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो कि मस्ट अवेटेड डिसीजन है। हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर आप देखो तो 1 लाख करोड़ है जो कि हाईवेज़ को बिल्डिंग करने के लिए यहाँ पे बनाया जा रहा है, हाईवेज़ बनाए जाएंगे जिससे कि जो कंजेशन है वो बहुत हद तक कम हो पाएगा। फिर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन भी है जो कि लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था और इसके अलावा बहुत सारे स्टेप्स भी लिए गए हैं जिससे कि हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट किया जाए। नेक्स्ट आर्टिकल आते हैं अब बूस्टर शॉट्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज़ को ज़रूरत है जिससे कि हमारा जो इकोनॉमी है वो थोड़ा बूस्टअप हो सके। सबसे पहले एट ए ग्लांस देखिए कि कितना रिसिप्ट हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ और डेफिसिट ट्रेड कैसा चल रहा है हमारा। तो अगर हम लोग रिसिप्ट देखें तो आपको पता है रिसिप्ट मीन्स जो सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है, तो रेवेन्यू अगर हम लोग 2021 का यानी कि 2019-20 का आप देखोगे तो कुछ हद तक यहाँ पे बढ़ा है और ये रेवेन्यू है, ये कैपिटल है, ठीक है। टोटल कैपिटल कितना हुआ और कितने यहाँ पे जो है रेवेन्यू के द्वारा सरकार के पास पैसे आए। तो रेवेन्यू कैसे आते हैं मीन्स आप लोग देखते हो कि जो हम लोग टैक्स भरते हैं उसके थ्रू आता है, तो ये सारे जो पैसे है वो कितना आ रहा है ये यहाँ पे बताया जा रहा है। साथ ही एक्सपेंडिचर है यानी कि एक्सपेंडिचर में खर्चे कितने करेंगे, तो कितना रेवेन्यू आ रहा है और उसमें से कितना कैपिटल है ये आप देख सकते हो। कैपिटल बहुत कम है और रेवेन्यू के हिसाब से जो खर्चे करने हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे यहाँ जो डेफिसिट ट्रेंड है इट मीन्स कि देखिए एक फिस्कल डेफिसिट होती है। फिस्कल डेफिसिट कहने का क्या मतलब होता है, जब सरकार की खर्चे ज़्यादा हो जाए और उनकी आय कम हो जाए, तो यानी कि खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, आय कम हो रहे हैं, यानी कि हमारा जो फिस्कल मैनेजमेंट है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है, फिस्कल जो हमारा मैनेजमेंट है वो घाटे में चल रहा है, तो इसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो यहाँ पे और भी ज़्यादा ये बढ़ते ही जा रहा है, यानी कि हमारा परसेंटेज ऑफ जीडीपी के हिसाब से बताया जा रहा है कि फिस्कल डेफिसिट जो है हमारा खर्चा बढ़ते जा रहा है लेकिन रेवेन्यू उस हिसाब से सरकार के पास नहीं पहुंच रहा है। जल जीवन मिशन है, इसको याद रखना है क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको साझा किया गया है और लॉन्च किया गया है जिससे कि यूनिवर्सल वाटर सप्लाई हो सके। बहुत सारे ऐसे एरिया भी है हमारे कंट्री में जिसमें कि वाटर नहीं मिलते हैं, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी नहीं प्रोवाइड की गई है, तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं हो उसके लिए है। उसके बाद अर्बन स्वच्छ भारत मिशन है, ये भी 2.0 है। जल जीवन मिशन है, मिशन पोषण 2.0 है। ये सारे यहाँ पे आपका अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा जिससे कि बेटर हेल्थ और वेलबींग ऑफ पीपल हो सके। कमिटमेंट है 35,000 करोड़ का, वो भी कोविड-19 वैक्सीन के लिए। इसको भी आगे आने वाले जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है जिसमें कि वैक्सीनेशन दिया जाता है उस प्रोग्राम में भी इसको इंक्लूड किया जाएगा। साथ ही अगर आगे बढ़े
तो यहाँ पे सेकंड मेजर जो टेक अवे कहा जा रहा है कि बजट से क्या है, तो वो है कि हमारे लिए ग्रोथ, यानी कि हमारे इकॉनमी का ग्रोथ। तो ग्रोथ तभी हो सकता है जब हमारे यहाँ सारी चीज़ें धीरे धीरे ओपन हो। आज के डेट में तो सारी चीज़ें ओपन हो चुकी है जो लॉकडाउन के बाद है। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ेगा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सही तरीके से काम कर पाएंगे। जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर सही तरीके से काम करने का क्या मतलब होता है, आप देखते हो कि कोई डैम बन रहे हैं, कोई रोड बन रहे हैं, कोई हाईवेज बन रहे हैं, तो वो सालों साल ले लेते हैं। 3-4 साल का जो उनका टारगेट होता है वो उनका दुगना तिगुना टाइम ले लेते हैं, एक डिकेड भी हो जाता है समटाइम्स किसी किसी डैम और ये हाईवे सबको कंस्ट्रक्ट करने में। तो ये चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, और मेन प्रॉब्लम यही होता है कि फंड की कमी हो जाती है, दैट्स वाई जो प्रोजेक्ट है वो इतना डिले हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट अगर सही तरीके से होते रहे तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इस तरीके से रुकेगा नहीं। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि इसमें जो जॉब क्रिएट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लोगों की डिमांड यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती है। साथ ही आप देखते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने से काफ़ी कुछ जो है ना वो सहूलियत हो जाती है, जो प्रॉब्लम है उसकी सॉल्यूशंस निकल कर आती है। साथ ही हमारे यहाँ 7 मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात की जा रही है, जो कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इससे हमारा जो एक्सपोर्ट है ना वो बहुत हद तक बढ़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है, हम लोग इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है, तो हमें इम्पोर्ट भी कम करना है, एक्सपोर्ट भी बढ़ाना है। तो इसलिए एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सबसे पहला हमें 7 मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क बनाना होगा, जहाँ पे सामान आके रखे जाएंगे, उसके बाद वहाँ से ले जाकर जो है एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो ये सारा प्रोग्राम चल रहा है। उसके अलावा आप देखो कि यहाँ पे जो है आत्मनिर्भर भारत का बजट ये बताया जा रहा है, मिशन पोषण 2.0। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि ये आपका लॉन्च किया गया है हमारा न्यूट्रिशनल कंटेंट डिलीवरी आउटरीच एंड आउटकम्स के लिए। उसके बाद मित्र है, व्हाट इज़ मित्र? मित्र कहने का मतलब है कि टेक्सटाइल, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात की जा रही है, तो मित्र से याद रखना है कि ये टेक्सटाइल की बात की जा रही है। तो टेक्सटाइल इसमें मेन क्या है कि हमारा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पे ग्लोबल चैंपियन भी हम लोग एक्सपोर्ट सेक्टर में निकल कर आए। 7 टेक्सटाइल पार्क को यहाँ पे रखा गया है कि आगे आने वाले 3 सालों में हमारे यहाँ 7 टेक्सटाइल पार्क जो है ओपन हो जाएंगे। साथ ही इसका एम है कि हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बनाएं, और लार्ज इन्वेस्टमेंट हो, ऐसा हम लोग अपने यहाँ इस तरीके का इंडस्ट्री बनाएं कि जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट लेकर आए। साथ ही हमारे यहाँ जो है जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट हो पाएगा, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ पाएगा। उसके अलावा हमने इसके ऊपर भी डिस्कस किया था, जो कि है स्वास्थ्य भारत योजना। स्वास्थ्य भारत योजना का यही है कि जो अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उसको यहाँ पे सपोर्ट करना है, सही तरीके से यहाँ पे लोगों को जो प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर है ये प्रोवाइड करनी है। इसके बाद अगर देखें तो जो इंट्रोडक्शन हुआ है 22 एडिशनल क्रॉप का, वो भी ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम है जिसमें कि OTP रखा गया था, यानी कि ओनियन, टोमेटो, पोटैटो। पहले यही तीनों क्रॉप्स रखे गए थे, जिसकी कि कहा गया था कि पूरे साल हमें ये अवेलेबल होगा और विद द सेम रेट, बट अभी तक तो ये ऐसा नहीं हो पाया है। लेकिन यहाँ पे और भी जो क्रॉप है उसको एडिशन किया गया है, 22 एडिशनल यहाँ पे क्रॉप्स आपको देखने को मिलेगा ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के तहत। साथ ही साथ अगर हम लोग आगे आए तो यहाँ पे है स्ट्रेथनिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को हम लोग कैसे मजबूत कर सकते हैं इसके बारे में बताया गया है। तो बजट में एग्रीकल्चर और इसके एलाइड सेक्टर्स जो है, जैसे कि पशुपालन हो गया, आपका फिशरीज हो गया, मत्स्य पालन, तो ये सब आपके एलाइड सेक्टर्स में आते हैं, जिसमें प्रोविज़न रखा गया है कि कैसे इस सेक्टर्स को एनर्जाइज़ किया जाए और कुछ इन्वेस्टमेंट किया जाए, जिससे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बेटर तरीके से बिल्डअप हो सके। साथ ही साथ MSP के थ्रू किसानों को हेल्प करने की बात की जा रही है। लेकिन देखते हैं कि बात क्या है। 2022 तक ऐसा कहा गया है कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना है, ये कमिटमेंट सरकार के द्वारा किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इस बार का बजट आया है उसमें हम लोग देखेंगे कि फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए बहुत अच्छा खासा एलोकेशन किया गया है। तो एट द हार्ट ऑफ दिस बजट आर द विलेज, आवर फार्मर्स। ऐसा कहा गया कि इस बार का जो बजट है इसमें हमारे किसान हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स को हमारे कंट्री में स्ट्रेंथन करना है, बहुत सारे एम्फेसिस लगाए जाएंगे, बहुत सारे यहाँ पे आपका जो है एफर्ट्स लगाया जाएगा, जिससे कि हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स है वो और ज़्यादा बूस्टअप हो सके। आत्मनिर्भर पैकेज के तहत भी यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में बातें रखी गई है। बातें करते हैं MSP, मंडीज और मार्केट की। तो MSP क्या होता है? ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इट मीन्स कि मान लीजिए कि आज की डेट में प्याज हमारा 60 रुपया पर केजी है, तो 60 रुपीज़ पर केजी है। तो यहाँ पे सरकार कहती है किसानों से कि ठीक है, अगर आपके मार्केट में ये प्याज आपके जो लगाए हुए हैं, यानी कि 60 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से अगर नहीं बिकता है, तो सरकार इसके ऊपर जो है बोलती है कि 10 रुपीज़ पर केजी में वो इसको खरीद लेगी। तो इस प्याज को बोने से पहले MSP रेट को फिक्स कर दिया जाता है। तो 10 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से सरकार ये फिक्स कर देती है पहले, उसके बाद किसानों के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि वो किसान इसको कितने रुपये में बेचना चाहते हैं। तो ये 60 रुपीज़ पर केजी ये बेचाता है, लेकिन अगर सरकार को ख़रीदना हो तो सरकार 10 रुपीज़ पर केजी में
में ये खरीद लेती है। इससे क्या होता है कि किसानों को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं झेलना पड़ता है। तो दो डिपार्टमेंट है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के तहत, एक तो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। जहाँ पे देखें तो टोटल अमाउंट 1,31,000 करोड़ जो है वो यहाँ पे एलोकेट किया गया और ये फंड जो है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए है। इट मीन्स कि जो भी किसानों से रिलेटेड जो भी स्कीम है उस पर जो फंड दिया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा किया जाएगा। साथ ही आप देखो कि गवर्नमेंट के द्वारा ये भी अनाउंस किया गया है कि एमएसपी को वो सारे मैंडेटेड यानी कि जो इंपॉर्टेंट खरीफ और रबी क्रॉप है उसके लिए भी इंक्रीज़ किया जाएगा। जैसे कि आज के डेट में एमएसपी जो है 23 क्रॉप में दिया जाता है, क्रॉप्स में दिया जाता है, लेकिन इसको बात की जा रही है कि जितने भी इंपॉर्टेंट खरीफ और रबी क्रॉप है उसमें भी दिया जाएगा। इट मीन्स कि और ज़्यादा से ज़्यादा फसल को यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। उसके अलावा आप देखो कि एपीएमसी मार्केट की बात करें तो इसको कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसमें कि क्या होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे सिग्नल किया दिया गया और इंटेंशन के द्वारा यहाँ पे आपका अनाउंस किया गया कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो अवेलेबल होगा एपीएमसीज़ को, यानी कि एपीएमसीज़ जो मंडी होती है उसको क्रिएट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है प्रोवाइड किया जाएगा। एपीएमसी मंडीज़ वो मंडीज़ होती है जहाँ पे किसान अपने फसल को लाकर बेचते हैं, ठीक है। लेकिन एपीएमसी मंडी आप देखोगे तो बहुत सारे स्टेट में नहीं है। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका बिहार का बताया जाता है कि बिहार में पहले एपीएमसी मंडी थी, लेकिन 2006 में एपीएमसी मंडी को ख़त्म कर दिया गया क्योंकि किसानों को यहाँ पे एपीएमसी मंडी में ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि एपीएमसी मंडी तक किसानों को जो फसल लाना होता था उसमें उनका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगता था, प्लस एपीएमसी में कुछ यहाँ पे जो इंटरमीडियरीज बैठते हैं वो भी कुछ टैक्स लगाते हैं, तो टैक्स भी देना होता था और कुछ कमीशन भी देना होता था। तो इससे किसानों को कुछ फ़ायदा नहीं, उल्टा कभी कभी नुकसान भी हो जाता था। तो इसलिए बिहार के यहाँ पे एपीएमसी मार्केट वहाँ पे नहीं है और किसान क्या करते हैं कि वो एपीएमसी मार्केट से बाहर जाकर जहाँ उनको अच्छा रिटर्न मिलता है वहाँ जाकर अपनी फसलों को वो बेचते हैं। तो इसलिए एपीएमसी मार्केट के बारे में बताया जा रहा है। इसके साथ साथ आप देखो कि इस बार सेस लगाया जा रहा है। प्रोविजन है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगाया जाएगा। पेट्रोल के ऊपर 2.5 रुपये का और डीजल के ऊपर जो है 4 रुपये का यहाँ पे सेस लगाया जाएगा। तो सेस क्या होता है, स्पेशल पर्पज़ के लिए अगर टैक्स लगाना होता है, यानी कि स्पेशल पर्पज़ के लिए जो भी आप पैसा आप यहाँ पे सेस के रूप में दोगे तो वो बस इसी जो पर्पज़ के लिए सेस लगाया जा रहा है उसी पर्पज़ पे वो खर्चे भी किए जाएंगे। उसके अलावा आप देखो तो ऑपरेशन ग्रीन के बारे में बात की है, जहाँ पे बहुत सारे जो क्रॉप है उसको भी इंक्लूड किया जा रहा है। तो 22 यहाँ पे क्रॉप्स को इंक्लूड किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि बातें की जा रही है ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर में। साथ ही यहाँ पे कमिटेड है वेलफेयर ऑफ फार्मर्स के लिए। तो सबसे पहले स्वामित्व स्कीम है जिसमें कि एक रिकॉर्ड रखा जाएगा राइट ऑफ प्रॉपर्टी ऑनर का। जो भी यहाँ पे किसान है अगर उनकी कोई ज़मीन है तो उसके लिए, अगर उनका कोई प्रॉपर्टी है तो उनको यहाँ पे रजिस्टर किया जाएगा। साथ ही सेकंड है कि जो स्कोप है ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का वो बढ़ाया गया है, 22 प्रोडक्ट्स को इंक्लूड किया गया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जो कि यहाँ पे एपीएमसी मंडीज़ को यहाँ पे दिया जाएगा और 1000 मोर मंडीज़ को यहाँ पे इंटीग्रेट किया जाएगा ई नैम से। ई नैम क्या है, ये आपका जो है ऑनलाइन पोर्टल है। तो इसके साथ जो है मंडीज़ के साथ 1000 मंडीज़ को यहाँ तक जोड़ा जाएगा, जिससे कि जो किसान है वो ऑनलाइन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए अच्छी बात है। उसके बाद बात करते हैं क्रेडिट कॉर्पस और केयरिंग के बारे में। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट अगर हम लोग 2020 और 21 का देखें तो ये फिक्स था, कितना था तो 15 लाख करोड़, और ये 30 नवंबर 2020 तक ये फिक्स था और इसका टोटल सम कितना है तो 79 लाख करोड़ तक का ये डिस्पर्स्ड किया गया है। गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे और बढ़ाया गया है कि एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट को वो भी 16 लाख करोड़ बढ़ाया गया है इस प्रपोज्ड बजट में। इससे क्या है कि अगर किसी किसानों को अगर अपने इनपुट खरीदने के लिए, जैसे कि बीज खरीदते, फर्टिलाइज़र खरीदते हैं, तो बिजली बिल उनको देना होता है, तो इन सब के लिए अगर उनको क्रेडिट पैसे की ज़रूरत है तो उनको यहाँ पे क्रेडिट मिल सके, तो इसका यहाँ पे प्रावधान किया गया है। स्वामित्व स्कीम के बारे में हमने देखा। स्वामित्व स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोविज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। इसमें क्या होगा कि रिकॉर्ड रखा जाएगा राइट प्रॉपर्टी का, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार दिया जा रहा है। तो जिसके पास जो भी प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पे उनका अधिकार दिया जाएगा। उसके बाद है फाइनेंसिंग फिशरीज एंड अलाइड सेक्टर। तो प्रेजेंट बजट में आप देखो एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग सेक्टर्स के लिए यहाँ पे एलोकेट किया गया है 3289 करोड़ रुपीज़, जो कि 18% यहाँ पे बढ़ाया गया है पिछले बार के बजट के कंपैरिजन में। तो अलाइड सेक्टर्स पर भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है जिससे कि फार्मर्स को और ज़्यादा बेनिफिट हो सके। जो फिशिंग हार्बर्स है और फिशिंग लैंड सेंटर जो है उसको डेवलप किया जाएगा। इनिशियल फेज़ में आप देखो कि 5 मेजर फिशिंग हार्बर को डेवलप किया जाएगा, वो भी कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, प्रदीप और पेटुघाट में। तो 5 ये मेजर है, इसको ध्यान रखना है।
साथ ही सीवीड्स फार्मिंग भी है। एक आप देख सकते हो कि सनराइज सेक्टर्स है जिसमें कि काफ़ी पोटेंशियल है कि कोस्टल कम्युनिटीज़ की जो लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो पहले क्या था कि इंडिया में इस तरीके की चीज़ों को नहीं देखा जाता था, सीवीड्स को कल्टीवेट नहीं किया जाता था, जिससे कि हमारा जो कोस्ट लाइन है 7,500 किलोमीटर, तो हमारा इतना कोस्ट लाइन है और इसी के हिसाब से आप देखो तो हमारे पास पूरे कोस्ट लाइन में जो है 800 से ज़्यादा सीवीड्स है। सीवीड्स कहने का मतलब है कि जो ओशन में जो प्लांट्स होते हैं उसको हम लोग सीवीड्स कहते हैं। तो जो हमारा कोस्टल एरिया है, जो कि आप देख सकते हो कि वेस्टर्न घाट है, यहाँ ईस्टर्न घाट है, और यहाँ पे हमारा गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। तो ये इतने जो राज्य है हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट में, जो हमारे सदर्न रीजन में, ये टोटल हमारा 7,500 किलोमीटर है। साथ ही साथ यहाँ पे हमारा 800 से भी ज़्यादा सीवीड्स स्पेसीज़ है। तो सीवीड्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस पे ध्यान दिया जाए, इसको कंज्यूम किया जाए, तो इससे हमारे बॉडी में विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट और साथ ही साथ जो एमिनो एसिड और जो अब हम लोग को ओमेगा की ज़रूरत होती है, ये सारी चीज़ें हमें मिल सकती है। बहुत ही गुड सोर्स है और इसको इकोनॉमिकली पोटेंशियल की तरफ से भी देखा जाता है कि रिन्यूएबल सोर्स है हमारे फूड, एनर्जी, केमिकल और मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मेडिसिन भी है। इससे कई प्रकार की दवाइयाँ भी बनाए जाते हैं। इतने गुणकारी ये सारे जो है पौधे होते हैं। तो अगर इस पे भी ध्यान दिया जाए, इसकी भी कल्टीवेशन सही तरीके से किया जाए, तो किसानों को और ज़्यादा फ़ायदा होगा, जो भी हमारे कोस्ट लाइन में जितने भी फार्मर्स हैं। तो इसकी भी यहाँ पे मीन्स इसको भी इन्हांस किया जा रहा है, इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि इसको भी हम लोग यहाँ पे बढ़ाएंगे, कल्टीवेट करेंगे। लेकिन आप समझते हैं कि एमएसपी क्या है? तो एमएसपी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, जस्ट बिकॉज क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और पूरी तरीके से यहाँ पे एमएसपी के बारे में ही बात किया जा रहा है। तो एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, हालांकि हम लोग इसको डिस्कस किए बट कोई नहीं। एमएसपी जो है, चूँकि है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये एक प्राइस होता है जो कि सरकार के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, वो भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट पर्पज़ के लिए। इट मीन्स कि पब्लिक को देने के लिए जो सरकार यहाँ पे सरकार किसानों से लेती है, उस पर्पज़ के लिए उनको एमएसपी दिया जाता है। ये एक सेफ्टी नेट है फार्मर्स के लिए कि अगर उनकी नेचुरल कैलामिटीज़ या फिर मार्केट फोर्स के कारण, अगर बहुत सारे रीज़न के कारण अगर उनका फसल नहीं बिक पाता है, तो सरकार उसको खरीद लेगी। आज तक एमएसपी सिर्फ 23 खरीफ और रबी क्रॉप में ही दिया जाता है, और जब जब क्रॉप को जब बोया जाता है ना, तो उससे पहले ही एमएसपी डिसाइड कर दिया जाता है। साथ ही यहाँ पे 7 सीरियल्स भी है, जैसे कि पैडी, वीट, मेज, सोरगम, पर्ल मिलेट्स, बार्ले, रागी, ये सब है। और 7 ऑयल सीड्स है, जैसे कि ग्राउंड नट्स है, रेप सीड्स है, मस्टर्ड, सोयाबीन, सेसम, सनफ्लावर और निगर सीड्स, ये सब है। 4 कमर्शियल क्रॉप है, जैसे कि कोपरा, सुगरकेन, कॉटन और रॉ जूट। तो इस तरीके से याद रखना है, टोटल 23 हो गए। तो ये बातें यहाँ पे कही जा रही है। एमएसपी फिक्स जो किया जाता है वो हम लोग के सीएसीपी, इट मीन्स की कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के द्वारा किया जाता है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये आपका यूपीएससी में ऑलरेडी पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। सीएसीपी अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं और इसमें रिकमेंडेशन देते हैं सरकार को कि किस तरीके से किसानों को फ़ायदा होगा अगर हम लोग एमएसपी किस किस क्रॉप में देंगे और कितना देंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सीएसीपी के द्वारा सरकार को बताया जाता है। तो सीएसीपी में आप देखो कि इनके द्वारा ये भी बताया गया है कि पोस्ट हार्वेस्टिंग भी सरकार को यहाँ पे जो एमएसपी वो सेट करते हैं। तो पोस्ट हार्वेस्ट के बाद जो गवर्नमेंट क्रॉप को प्रोक्योर करती है फार्मर से, तो वो एमएसपी से करती है, और एमएसपी की बेसिस पे करती है। और कहाँ से करती है? तो एपीएमसी मंडी से। ओके। और वो एक प्रोक्योरिंग सेंटर भी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, जिसको प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन के द्वारा हेड किया गया था, उनके द्वारा 2006 में रिकमेंड किया गया है कि एमएसपी एटलीस्ट 50% से ज़्यादा होना चाहिए जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर मान लीजिए कि 100 रुपीज़ लग रहा है फार्मर्स को, तो एमएसपी शुड बी मोर देन 50%। इट मीन्स कि 51 रुपीज़ तो होना ही चाहिए। तो ये एमएस नाथम के द्वारा ये आपका रिकमेंडेशन दिया गया था। लेकिन हम लोग एमएसपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो 3 मेथड है कैलकुलेट करने का, और कौन सा इंडिया में अप्लाई होता है ये भी बात देखेंगे। तो A2 है, A2 प्लस FL है, C2 है। A2 में क्या है कि कॉस्ट ऑफ वेरियस इनपुट, जैसे कि सीड्स हो गए, फर्टिलाइज़र, लेबर, फ्यूल, इरिगेशन, इन सब में जो खर्च होता है ये आपका इंक्लूड किया गया है। A2 प्लस FL में क्या है कि यहाँ पे आपका अनपेड फैमिली लेबर को भी, इसके भी कॉस्ट को इंक्लूड किया गया। इट मीन्स कि एक फैमिली में अगर 4 मेंबर है, तो चारों मेंबर जब वो खेत को देखते हैं, जोतते हैं, उसमें टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो उन सबके लेबर को भी इंक्लूड किया जाता है। C2 में क्या किया जाता है कि यहाँ पे रेंट ऑन लैंड, समटाइम्स आप देखते हो कि किसान दूसरे की ज़मीन पे रेंट पे काम करते हैं, तो उनको रेंट भी देना होता है, तो उस चीज़ को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया, और इंटरेस्ट को भी इंक्लूड किया गया है।
तो यहाँ पे सबसे सस्ता जो एमएसपी दिया जाता है वो सिर्फ A2 में दिया जाता है। जैसे मान लीजिए A2 में 50 रुपया दिया गया। A2 प्लस FL में क्या होता है कि अनपेड फैमिली लेबर को भी ऐड करना होता है। जैसे मान लीजिए 10 रुपया और ऐड हो गया तो ये 60 रुपया हो गया। और इसमें आपका जो है C2 में क्या है, तो रेंट ऑन लैंड को भी यहाँ पे इंक्लूड करना होता है, तो ये और 10 रुपया बढ़ गया, तो ये आपका 70 रुपीज़ हो गई। इट मीन्स कि सबसे सस्ता जो यहाँ पे आपका मेथड है एमएसपी देने का वो A2 है और सबसे महंगा जो है वो C2 है। तो प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर रही थी, वो भी मार्केट सीजन जो कि 2018-19 का है। तो एमएसपी को यहाँ पे 50% से ज़्यादा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस देखा गया था उसके ऊपर ये बेस जो था वो यहाँ पे आपका जो है इम्प्लीमेंट किया गया था। लेकिन CACP जो है वो सिर्फ कहती है कि सिर्फ A2 प्लस FL जो कॉस्ट फॉर कैलकुलेशन ऑफ MSP होना चाहिए, वहीं C2 कॉस्ट जो है वो यूज़ किया जाना चाहिए कॉस्ट टू सी इफ़ द रिकमेंडेड जो MSP है वो यहाँ पे 3 कॉस्ट में कवर किया जा रहा है कि नहीं। तो सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि हमारे यहाँ जो फॉलो किया जाता है वो A2 प्लस FL किया जाता है, लेकिन जो MS स्वामीनाथन का जो रिकमेंडेशन है वो था कि C2 फॉलो करना चाहिए और इसमें 50% से ज़्यादा जो है वो यहाँ पे आपका MSP के तौर पे देना चाहिए। तो ये समझ गए आप, हमारे यहाँ C2 A2 प्लस FL फॉलो किया जाता है, लेकिन डिमांड भी है कि C2 फॉलो किया जाए, क्योंकि रेंट ऑन लैंड कौन देगा। जैसे कि कुछ फार्मर्स जो है दूसरे की ज़मीन पर काम करते हैं या फिर रेंट में काम करते हैं, तो उनको भी यहाँ पर इंक्लूड करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर C2 का डिमांड हो रहा है, तो यही चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इंडिया में कब ये रिजिम स्टार्ट हुआ, तो 1966 से 67 के बीच में ये स्टार्ट किया गया था और फर्स्ट टाइम जो है पर क्विंटल ₹54 दिया जा रहा था। जैसे कंट्री जो है हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन को सेलिब्रेट की थी 1960s में, तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे रियलाइज़ किया गया था कि फार्मर्स को इंसेंटिव्स देना ज़रूरी है, जिससे कि वो अपने फूड ग्रेन्स को बेटर तरीके से ग्रो कर सकें। लेकिन जो भी बोलिए, एमएसपी एक ऐसा इनिशिएटिव था जो कि हमारे इंडिया को सेल्फ रिलायंट, वो भी फूड ग्रेन्स प्रोडक्शंस में बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल मूव रहा। इट मीन्स कि आत्मनिर्भर हम लोग बन सके और हमारे यहाँ फूड की कमी नहीं होती है। ये चीज़ आप लोग समझ सकते हो, जब लॉकडाउन का टाइम था तो किसी भी जगह पे फूड की कमी नहीं हुई। ठीक है, अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बजट देख लेते हैं, इसमें थोड़ा बहुत क्या रखा गया है। तो फाइनेंसिंग और एसेट की बात करें तो यहाँ पे बिल लाया जा रहा है, जो कि यहाँ पे सेटअप किया जाएगा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस करेंगे। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, चाहे वो डैम हो गया, आपका रोड हो गए, हाईवेज़ हो गए, ये सारी चीज़ को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे फंडिंग दिया जाएगा, क्योंकि फंडिंग के कारण ही आप देखते हो कि कई साल लग जाते हैं कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। साथ ही यहाँ पे क्या है कि अमेंडमेंट किया जाएगा, जो भी डेट फाइनेंसिंग है FPI के थ्रू, जो आपका फाइनेंशियल पोर्टफोलियो इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा आपको देखने को मिलेगा। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को यहाँ पे आप देखो कि मोनेटाइज किया जा रहा है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जिसमें कि जो माल गाड़ी है वही सिर्फ इस कॉरिडोर में दौड़ेंगे, यानी कि ऐसा पटरी, रेल की पटरी बनाई जाएगी जिसमें और कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं जाएंगे, उसमें सिर्फ मालगाड़ियाँ रहेंगी। और चलिए देखते हैं और भी बातें। एलोकेशन वगैरह तो इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आप देखिए कि नेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है इसको आप एक्सपेंड किया जा रहा है। इसमें 7400 प्रोजेक्ट है। मेजर इंक्रीज़ होगा फंडिंग में, वो भी गवर्नमेंट और फिनेंशियल सेक्टर के थ्रू। 3 स्टेप है जो कि यहाँ पे लिया जा रहा है। पहला है कि इंस्टीट्यूशन रिस्ट्रक्चर क्रिएट करना, जैसे कि यहाँ पे डेवलपमेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाना, और प्रोविजन है 20,000 करोड़ तक का। बिग ट्रस्ट होगा मोनेटाइजिंग एसेट को, यानी कि हम लोग अपने पैसे को मोनेटाइज करके ही इस्तेमाल करेंगे। इट मीन्स कि नेशनल मोनेटाइजेशन यहाँ पे पाइपलाइन होगा, इसको लॉन्च किया जाएगा और ये सारे काम यहाँ पे किए जाएंगे। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो आप लोग जान ही रहे हो। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कि वन ऑफ द 6 पिलर है, फिजिकल और फिनेंशियल कैपिटल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशंस जो है ये बहुत बढ़ते गया है। कैपिटल एलोकेशन आप देखोगे तो यहाँ पे आपका ओवर अ थर्ड ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी कि 3 टाइम्स आप देखोगे कि बढ़ चुका है हमारा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। हर एक तरीके से ध्यान दिया जाएगा और 5.5 लाख करोड़ जो है वो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए रखा गया है। रोड और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो हाईएस्ट आउटले है आज की डेट में, और यहाँ पे 3,500 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे बनाई जाएगी तमिलनाडु में, और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 1 लाख करोड़ होगा। इसमें आप देखो कि यहाँ पे मुदराई कोलम कॉरिडोर होगा, चित्तौड़ तचर कॉरिडोर होगा। 1,100 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे केरल में बनाया जाएगा, और जो कि यहाँ पे मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर होगा। साथ ही वेस्ट बंगाल में भी यहाँ पे 675 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया जाएगा, जो कि कोलकाता सिलीगुड़ी रोड के लिए। नेशनल हाईवे हमारा जो है आसाम में ये प्रोग्रेस चल ही रहा है, ये भी बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से नेशनल हाईवे बनाई जा रही है, जिससे कि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो और ज़्यादा ईज़ हो सके, इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो ये भी ध्यान रखना है। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग अगर देखें
तो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन है जो कि लॉन्च किया जाएगा, जिससे कि हाइड्रोजन को ग्रीन पावर सोर्सेज से हम लोग यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो हाइड्रोजन की महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हाइड्रोजन का इस्तेमाल आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ेगा। साथ ही एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जिसमें कि जो कंज्यूमर है उनको ऑल्टरनेटिव दिया जाएगा कि वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को चूज़ कर सके, क्योंकि हमारा जो डिस्कॉम है वो आज के डेट में ह्यूज डेट में चल रहा है। तो उसके लिए बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त किया जा रहा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है सरकार के द्वारा मनी इन्फ्यूज़ किया जा रहा है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखोगे तो नेशनल रेल प्लान है इंडिया के लिए 2030, जिसमें कि फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम को यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जो कि जून 2022 तक यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो ब्रॉड गॉज रूट में किया जाएगा जो कि 2023 तक ये पूरा होगा। ठीक है, पैसेंजर कन्वीनियंस और सेफ्टी के लिए अगर हम लोग देखें तो डिज़ाइन जो यहाँ पे विस्टा डोम LHB जो कोच है वो यहाँ पे आपका बनाया जाएगा जो कि टूरिस्ट रूट्स के लिए होगा, बेटर ट्रैवल करने के लिए LHB कोच है जिसमें कि आप देखते हो कि AC वगैरह रहता है। साथ ही हमारे यहाँ डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम भी लगाया जाएगा, जिससे कि आप देखो कि जो ट्रेन कोलाइड होती है ना, ट्रेन जो टक्कर हो जाते हैं उस तरीके के रोकने के लिए, यानी कि ह्यूमन एरर के कारण, इंसान की गलती के कारण जो ट्रेन की एक्सीडेंट होती है उसको रोकने के लिए यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया जा रहा है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देखें तो न्यू स्कीम है यहाँ पे जिसमें कि आप देखो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्ट किया जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा इससे बेटर हो पाएगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और साथ ही साथ जो मोबिलिटी है अर्बन रेसिडेंट के लिए वो और ज़्यादा बढ़ पाएगा। न्यू टेक्नोलॉजी है जैसे कि मेट्रो लाइट और यहाँ पे मेट्रो नियो। तो ये आपका क्या है कि मेट्रो रेल सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा वो भी लोअर कॉस्ट में, और सेंट्रल काउंटर पार्ट फंडिंग ये भी प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कि कोची मेट्रो रेलवे फेज़ सेकंड है ये आपका डेवलप किया जा रहा है। चेन्नई मेट्रो रेलवे फेज़ सेकंड है, इसकी कॉस्ट आप देख सकते हो। बेंगलुरु यहाँ पे मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट है और नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, ये सब जो है यहाँ पे आपका बनाया जा रहा है। तो बहुत अच्छी है, हमारा मेट्रो भी स्टार्ट हो रहा है, हर एक जगह पे आप लोग देखोगे कि बहुत बेटर तरीके से इस पर काम किया जा रहा है। एजुकेशन सेक्टर में अगर हम लोग देखें जैसे कि हमारा यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया गया है वो काफ़ी शानदार है, उसी को देखते हुए यहाँ पे कहा जा रहा है कि बजट में भी इसके लिए आपका प्रावधान रखा गया है। आगे चलकर और भी देखा जाएगा ईज़ ऑफ लिविंग को यहाँ पे आपका बेसिक बनाने के लिए, क्योंकि कोविड-19 के टाइम में एजुकेशन सेक्टर बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ है और ख़ास करके जो रूरल एरिया में जो लड़कियां थी बच्चियां थी उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हुआ है। डिजिटल इंडिया कैंपेन्स के थ्रू जो है हम लोग देख रहे हैं कि कोविड-19 में काफ़ी हद तक ये हेल्प हुआ है, लेकिन इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाना है। इकोनॉमिक सर्वे में अगर देखें तो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि क्रूशियल रोल प्ले करेगा इन्वेस्टमेंट, वो भी हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, और गवर्नमेंट की कमिटमेंट भी ज़रूरी है जिससे कि हमारी सोशल सेक्टर्स जो है और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ सके। इंडिया में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम लोग जो है कंट्री होंगे जिसमें कि लार्जेस्ट वर्किंग एज पॉपुलेशन होगा 2030 तक। तो हम लोग को 2030 तक जब तक हमारा यहाँ पे लार्जेस्ट एज पॉपुलेशन होगा, एजिंग पॉपुलेशन, तो ज़रूरी है कि इतने पॉपुलेशन को हम लोग को लिटरेसी देना है, जॉब देना है, लाइफ स्किल देना है, जिससे कि आगे चल के उनकी लाइफ जो है और सुगम हो सके, किसी के ऊपर वो डिपेंडेंट ना हो। तो इस तरीके का नेशनल इनिशिएटिव आप देख सकते हो स्कूल हेड्स एंड टीचर के लिए है। तो यहाँ पे क्या है कि सारे हेड्स और टीचर्स को फर्स्ट लेवल काउंसलर्स में ट्रेनिंग देना है, प्रमोट करना है एक्सपेरिमेंटल्स और जॉयफुल लर्निंग, यानी कि कुछ कुछ नया नया चीज़ सीखते रहना चाहिए। अवेयरनेस फैलाना है जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के थ्रू। तो ये सारा काम यहाँ पे स्कूल लेवल पे किया जा रहा है जो कि काफ़ी बेहतरीन है। समग्र शिक्षा अभियान, सबको शिक्षा मिले ये एक विजिबल स्कीम है जिसमें आप जानते ही हो कि हर एक साल जो है इसमें एलोकेशन काफ़ी बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर उसके बाद री इन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल करना है। स्कूल एजुकेशन में आप देखो तो 100 न्यू सैनिक स्कूल्स बनाए जाएंगे NGO के प्राइवेट स्कूल्स के साथ पार्टिसिपेट करके। और हायर एजुकेशन में अगर देखें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले में बनाया जाएगा और हायर एजुकेशन कमीशन को इंडिया को सेटअप किया जाएगा। साथ ही स्किलिंग इंडिया में के तरफ देखें तो यहाँ पे आप लोग देखो कि NAT है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। जो नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम है इस पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये सारी कुछ बातें हैं जो कि यहाँ पे आपका बजट में किया गया है एजुकेशन सेक्टर को लेकर। तो ये चीज़ें याद रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप देख सकते हो कि केंद्रीय विद्यालय के द्वारा यहाँ पे फंड को भी इन्हेंस किया गया। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, मिड डे मील स्कूल, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वो आप देख सकते हो। साथ ही अगर आगे बात करें तो निष्ठा के बारे में बात किया गया है। 750 न्यू एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल को यहाँ पे ओपन किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं।
आते हैं फ्लैटनिंग द क्लाइमेट कर्व। तो क्लाइमेट के बारे में बात किया जा रहा है। देखिए, महात्मा गांधी जी के द्वारा बहुत अच्छी बात की गई है कि हमारे अर्थ में जितनी भी रिसोर्सेज है ना, वो सफिशिएंट है अगर हम लोग ज़रूरत के हिसाब से उसका इस्तेमाल करें। लेकिन अगर हम लोग लालच के हिसाब से उसका इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये सफिशिएंट नहीं है, बहुत कम पड़ जाएगा। तो ये चीज़ों के बारे में हमारे महात्मा गांधी जी पहले ही बोल के जा चुके हैं, तो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है अपनी इन्वायरमेंट की। और वी शेप्ड रिकवरी हो रहा है जिसमें कि हमारे इन्वायरमेंट भी रिकवर हो रहे हैं। और देखते हैं कि क्या रखा गया है। साथ ही साथ आप देखो, अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को यहाँ पे बढ़ाया गया है। और ओवर 5 ईयर के लिए, यानी कि 2021 से स्टार्ट होगा, 26 तक चलेगा। क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान के अंदर जो ओपन डेफिकेशन फ्री था, ODF था, वो काफ़ी हद तक काफ़ी जगह पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ रिपोर्ट आप स्टडी करोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि 100% ODF हमारे कंट्री में अचीव किया गया है। और ये चीज़ हमारे बजट में कहा भी गया है। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ODF अभी भी नहीं इसको हम लोग अचीव कर पाए। हमारे इंडिया में नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, जिसमें इंडिया के द्वारा ये कमिट किया गया है कि हम लोग लो कार्बन एमिशन करेंगे। यानी जो हमारा इमिशन इंटेंसिटी है GDP का, वो 33% से 35% तक कम करेंगे आगे आने वाले 2030 तक। 40% हमारा इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से होगा। तो ये सारे हमारे टारगेट से देखते हैं कितना अचीव कर पाएंगे। 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें सिंक करवाना है, क्योंकि एडिशनल हमारे यहाँ जो है एफॉरेस्टेशन प्रोसेस होगा। जितना ज़्यादा जंगल होता है ना, उतना ज़्यादा जंगलों का काम क्या है कि पेड़ पौधे क्या करते हैं ना, कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन होता है उसको वो अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो जब अपनी तरफ खींच लेते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है, जिससे कि हमारे यहाँ का जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग भी अपनी टारगेट फिक्स किए हैं। क्लीनर एयर के लिए आप देख सकते हो कि एयर पॉल्यूशन जो बढ़ते जा रहा है 42 अर्बन सेंटर्स में, तो इसको भी टैकल किया जाएगा। साथ ही साथ आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के लिए जो यूजुअला स्कीम है, जिसमें कि 8 करोड़ हाउस होल्ड को यहाँ पे बेनिफिट हुआ था, इसको भी कवर एक्सटेंड किया जा रहा है, और जिसमें कि 1 करोड़ मोर बेनिफिशरीज को कवर किया जाएगा। एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट लाया गया है, जिसमें कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर होगा, जिसको कि यहाँ पे सेटअप किया जाएगा। तो की प्रोविज़न आप देख सकते हो कि क्लीन एयर के लिए क्या क्या प्रोविज़न रखा गया है। स्वच्छ भारत अभियान है जो कि 2.0 है, जिसमें 5 साल के लिए बढ़ाया गया है। तो फिकल जो स्लज मैनेजमेंट है इसको किया जाएगा। साथ ही जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है इसको कम किया जाएगा, एयर पॉल्यूशन को कम किया जाएगा। स्क्रैपिंग पॉलिसी अगर आप देखोगे तो व्हीकल को जो स्क्रैप किया जा रहा है, यानी कि ओल्ड व्हीकल को हटाया जाएगा, 15 ईयर्स ओल्ड व्हीकल को, और न्यू व्हीकल को लाया जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लाया जाएगा। और प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव है, यानी कि जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी उस हिसाब से जो है इंसेंटिव्स दिया जाएगा। ऑगमेंटेशन है सिटी बस सर्विस का, तो सरकार के द्वारा प्रपोज किया जा रहा है एक न्यू स्कीम, जिसमें कि पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट स्कीम्स को यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा। साथ ही साथ एक्सपेंशन होगा हमारा मेट्रो रेल नेटवर्क को। तो ये सारे काम किए जा रहे हैं जिससे कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बेटर तरीके से रहे। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पे भी ध्यान दिया जाएगा। तो हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को लाया जा रहा है, जो कि 2021 से 2022 के लिए है, और ये हम लोग ग्रीन पावर सोर्सेज से ना हाइड्रोजन को जनरेट करेंगे। 100 मोर डिस्ट्रिक्ट होगा नेक्स्ट 3 ईयर्स में, जो कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा। और गैस पाइपलाइन तो आप समझ गए जम्मू एंड कश्मीर के लिए है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को एक्सटेंड किया गया है, और फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लान लाया जा रहा है, जो उसमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बूस्टअप करना है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो रिफॉर्म है वो लाया जा रहा है, यानी कि डिस्कॉम कंपनी के लिए यहाँ पे रिफॉर्म की बात की जा रही है। सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, जो कि यहाँ पे हमारे जो ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट है उसको यहाँ पे थोड़ा बूस्टअप मिल पाएगा। देखिए, 2 तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो कि आप सेक्टर्स देखोगे तो ब्राउन फील्ड होता है, ग्रीन फील्ड होता है। ब्राउन फील्ड होता है जो भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, अगर उसको आगे बढ़ाना है तो उसको हम लोग ब्राउन फील्ड कहते हैं। उसमें अगर इन्वेस्ट करना है, जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी 2-3 साल से चलते आ रहा है, अगर उसमें न्यू इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसको हम लोग ब्राउन फील्ड कहते हैं। लेकिन अगर कोई न्यू प्रोजेक्ट अगर आ रहा है, जैसे कहीं न्यू डैम बनानी है, नेशनल हाईवे बनानी है, तो उसको हम लोग ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऑयल एंड गैस पाइपलाइन भी है, गेल, IOCL, HPCL का। फिर डीप सी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। हमारे जो कोरल रीफ्स है उन सबको यहाँ पे जो हमारे बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना है। और पेपर के यूज़ को कम करना है, यानी कि डिजिटल बजट इस बार पहली बार था, तो इसलिए डिजिटाइजेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। हमारे हर एक कार्यालय में अब पेन और पेपर का कम से कम इस्तेमाल हो, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया जाए किस पे, तो डिजिटल वर्ल्ड पे।
तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे गाइस। अगर आप लोग को यहाँ पे ये आर्टिकल्स अच्छे लगे, लेसन अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। कुछ नोट भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट के बारे में बताया जा रहा है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन के साथ। यहाँ पे हमारी जो मार्च मंथ की मैगजीन थी ये कंप्लीट हो गई। इतना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, मैगजीन से एक बार गो थ्रू हो लीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी काफ़ी स्कीम्स जो है रिवाइज हो जाती है। कुछ स्कीम्स के बारे में न्यू कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, और बजट है जिसमें कि न्यू चीज़ें क्या ऐड ऑन की गई है इसके बारे में आपको एक समरी प्रोवाइड कर दी गई है। तो इसको आप लोग देख लियो। तो आई होप कि अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। कहीं पे भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं कमेंट ज़रूर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल विजन आइज मैगजीन के साथ। सो थैंक यू।